हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चे लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। आज रीजनिंग से एक नया टॉपिक कैलेंडर का महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसे करते समय जो है बहुत सारी गलतियां भी होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न है वो सप्ताह के 7 दिनों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो अब बच जाते हैं 3। तो जनरली तौर पे जो आप लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं वो सब का सब जो है वो उसमें आंसर में आपको मिल जाता है और उसे आप टिक करके चले आते हैं। तो उससे लगता है कि जो है यह सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी उसमें गलती की संभावना बनी रहती है। अब कैलेंडर को जानते हैं। कैलेंडर आप लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, सभी लोग अपनी आयु के बारे में जानते हैं। ये फलां तारीख, बहुत सारी घटनाएं जो हैं कैलेंडर की तारीखों पे होती हैं। जिस कैलेंडर को हम जो है इस समय पूरा विश्व इस्तेमाल करता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यह एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो है वैज्ञानिक गणनाओं पर आधारित कैलेंडर है। और इसे जो है सूर्य की गति के अनुसार ही जो है सब कुछ, सूर्य और पृथ्वी की जो गति है एक दूसरे के सापेक्ष, उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। और इसी वजह से जो है आप सभी लोगों को मालूम है कि कैलेंडर में जो है एक वर्ष जो होता है वह 365 अथवा 366 दिनों का होता है। जो है उसमें 12 माह होते हैं, कोई माह 31 दिन का, कोई माह 30 दिन का। उस कैलेंडर को एडजस्ट करने के लिए ही यह सारा काम किया गया है। ये कैलेंडर जो है पूरा अपने जो पृथ्वी की जो सापेक्षिक गति है सूर्य के चारों ओर घूमने की, उससे जब सारी चीज़ें एडजस्ट होती हैं तो 400 सालों में जाकर के पूरा का पूरा जो है ये गणना कंप्लीट होती है। यही कारण है कि कैलेंडर के जो है क्वेश्चन जो है थोड़े से पेचीदा हो जाते हैं। उस वैज्ञानिक गणना को भी समझना जरूरी होता है। अब देखिए जो है ये वर्ष जो है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का होता है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। देखिए आपके मन में एक चीज़ ये भी बनी रहती है कि जो है वर्ष 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी तक का होता है। बहुत से लोगों को मैंने जो है आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो महीना जो पूरा हुआ 1 तारीख से 1 तारीख तक, 1 तारीख से 1 तारीख नहीं होता, वो 1 तारीख से 28, 29, 30 या 31 तक ही पूरा हो जाता है। 1 तारीख से फिर नया महीना शुरू हो जाता है। तो पूरा कहाँ से हुआ? 1 तारीख से। यानी अगर हम पूरे एक कैलेंडर वर्ष की बात करें तो 1 जनवरी से शुरू हुआ महीना जो है वो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाता है। तो इस कैलेंडर के बारे में बात करते हैं कि कैलेंडर में जो है अगर वर्ष देखा जाए तो 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। साधारण वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में जो है 366 दिन होते हैं, अर्थात साधारण वर्ष से 1 दिन अतिरिक्त होता है। इस वर्ष फरवरी का माह जो है 29 दिन का होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। कोई वर्ष लीप वर्ष है अथवा नहीं है यह जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वर्ष दिया हुआ है उसे 4 से भाग करके देख लेते हैं। 4 से अगर पूरा का पूरा कट जाता है तो वह लीप वर्ष माना जाता है। अगर 4 से नहीं कटा तो वो लीप वर्ष नहीं है, वो साधारण वर्ष होता है। यार अर्थात प्रत्येक चौथा वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष होता है। यानी एक 4-4 वर्षों के अंतराल पर जो वर्ष आते रहते हैं वह सब, यानी अगर हम कैलेंडर जहाँ से शुरू हुआ तो वहाँ से अगर देखा जाए तो जो 4 AD था वो लीप ईयर था, फिर 8 AD, फिर 12 AD, इस तरीके से करके जो है अगर आप देखेंगे तो अभी सन 2020 जो गया हुआ है वह लीप वर्ष था। अगला वर्ष जो 2024 आएगा वह लीप वर्ष का होगा, जहाँ फरवरी 29 दिन की होगी। अब देखिए ये सारा खेल जो है इन 12 माह में, यानी जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आप सभी लोगों को मालूम है कि इन महीनों में दिन कितने कितने होते हैं। तो जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, 29 दिन लीप वर्ष में होते हैं। फरवरी में जो है 28 दिन होते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30 और 31। यहाँ पर 2 माह जो हैं जुलाई और अगस्त, ये 2 लगातार ऐसे महीने होते हैं जो कि 31 के होते हैं।
ऐसे ही दिसंबर खत्म होने के बाद दिसंबर 31 का फिर जनवरी 31 का हो जाता है। तो ये चक्रम, ये पूरा कैलेंडर इसी तरीके से सजा हुआ है। अब रही बात, ये जो है पूरा का पूरा वर्ष जो होता है वो सप्ताह के 7 दिनों में बटा हुआ होता है। सप्ताह के 7 दिन कौन से होते हैं? तो ध्यान रहे कि वही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग अपने बच्चों को सिखाते तो हैं बेटा संडे मंडे याद कर लिया कि नहीं किया, लेकिन ध्यान रहे कि जो है सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का फर्स्ट डे यानी प्रथम दिन जो है वह सोमवार होता है। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार, क्योंकि जब जिसने भी कैलेंडर बनाया था, जो ग्रेगोरियन जी, मिस्टर ग्रेगोरियन थे, उन्होंने कैलेंडर बनाया था। जिस तारीख को उन्होंने पहली एडी जो थी वह उस दिन उन्होंने सोमवार किया था। तो सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है और अंतिम दिन रविवार होता है। ये तो ही गणना। इसके बाद बात करते हैं, देखिए अब प्रश्न जो है यही सोमवार से लेकर के रविवार तक के बीच में ही पूछे जाते हैं। तो सप्ताह के 7 दिन, तो इस 365 दिनों में जो है हमें अतिरिक्त दिनों की गणना करनी होती है, अर्थात कितने सप्ताह होते हैं और कितने दिन अतिरिक्त होते हैं। तो देखो इसे हम 7 से भाग करके देखते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसे 7 से अगर भाग करके देखें, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और शेष एक दिन आ गया। ये 52 सप्ताह और शेष एक दिन, अर्थात 52 सप्ताह और एक दिन का। इसी प्रकार से जो है ये 52 सप्ताह और 2 दिन शेष होते हैं, यानी अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन कितने बच गए? तो यहाँ 2 बचते हैं, यहाँ पर 1 दिन। यह अतिरिक्त दिनों का ही खेल कैलेंडर है। कैलेंडर के जो प्रश्न किए जाते हैं उन अतिरिक्त दिनों से अपनी कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए जो है हम बड़ी जो कैलकुलेशन को इन्हीं अतिरिक्त दिनों से सॉर्ट कर लेते हैं। 7 से डिवाइड कीजिए और सारा का सारा जो है अतिरिक्त दिनों का खेल निकल करके आ जाता है। जहाँ से वो वीक शुरू होता है वहीं से उतने दिन गिन लिए जाते हैं और आपका आंसर निकल करके चला आता है। अगर आपका शेष घटा करके बच गया 1 तो सोमवार, 2 तो मंगलवार, 3 तो बुधवार, 4 तो बृहस्पतिवार, 5 तो शुक्रवार, 6 तो शनिवार, और कुछ भी शेष नहीं बचा तो उसका मतलब 7 यानी रविवार ही उसका आंसर होता है। इस तरीके से उसका आंसर भी निकालना बताएंगे कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो एक मोटे से देखिए, एक वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है। यहाँ से हम एक चीज़ निकाल करके ले आए कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? अतिरिक्त दिन 1, और लीप वर्ष में होते हैं 2। इतनी बात क्लियर हो गई। इन्हीं से गणना करते हैं 100 सालों में कि 100 सालों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। अब ध्यान रहे कि जहां लीप वर्ष की जब हम गणना करते हैं तो किसी भी वर्ष को 4 से भाग देने पर वह अगर वो पूरा कट गया तो लीप वर्ष होता है। लेकिन शताब्दी वर्षों के संग यह कंडीशन लागू नहीं होती है। शताब्दी वर्ष का मतलब हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1200, 1500, 1800, 2000, 2100, 2200, 2300, 2500, ये जितने भी हंड्रेड्स वाले ईयर होते हैं उनके संग 4 का डिवीजन का फॉर्मूला नहीं चलता है। शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होते हैं जो कि 400 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। कितने? 400 से। यानी जो शताब्दी वर्ष होते हैं वही लीप ईयर होते हैं जो कि 400 से डिवाइड हो जाते हैं। अब पहले 100 वर्ष की हम गणना करके देखते हैं। तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 100 वर्ष में इसे हम 4 से भाग कर दें तो सीधे 25 आ जाएगा। लेकिन 25वां 100वां साल जो है लीप ईयर नहीं है, क्योंकि यह 400 से डिवाइड नहीं होता है। अर्थात इसमें लीप ईयर कितने होते हैं? तो केवल और केवल जो है वह 24 ही होते हैं। इसी प्रकार से जो गणना करके लेकर के आते हैं। अब आपको एक चीज़ याद कर लेनी है। अब आप इन गणनाओं में ना पढ़ें, क्योंकि गणित में उलझ गए तो कैलेंडर चला जाएगा, कैलेंडर आया तो गणित चला जाएगा। तो आप उसको कुछ चीज़ें जो है आप याद भी रख सकते हैं। निकाला ऐसे ही जाता है। अब देखिए, तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की गणना कर लेते हैं। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन वो होते हैं 5। सीधे कैलकुलेटिव करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक वर्ष में एक दिन होता है, 100 वर्ष में 100 दिन होते हैं। आप सीधे 100 वर्ष में 100 दिन एकदम कंप्लीट हो गया। लीप वर्ष में साधारण वर्ष की अपेक्षा एक दिन अतिरिक्त होता है। तो
जो है कितने लीप वर्ष है इसमें, 24 दिन हो गए, तो 24 दिन इसमें और जोड़ दीजिए। इसका मतलब 100 वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 124 दिन। 124 दिन को जो है 7 से बात करेंगे, 7 एकम 7, 5 4 7 7 49, शेष बच गया 5। ये 5 दिन यहाँ आ गए। क्लियर है? गणना में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि जो है कोई चीज़ बताई नहीं गई, आपको सारी चीज़ बता दी जाएगी। इसी प्रकार से 200 वर्ष में, 100 वर्ष में 5 दिन था, 200 वर्ष में 10 दिन। 10 दिन 7 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, 7 से फिर भाग कीजिए, जो शेष आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे 3 दिन। 300 वर्षों में, 100 वर्षों में 5, तो 300 वर्षों में 15 दिन यानी 1 दिन। 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन कोई भी निकल करके नहीं आएगा, अर्थात वो शून्य हो जाता है। अब देखिए हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। अगर मुझे 2000 वर्षों का या 2100 वर्षों का अतिरिक्त दिन निकालने हो तो 2000 वर्षों में, 400 वर्षों में कोई अतिरिक्त दिन नहीं तो 2000 वर्षों में भी अतिरिक्त दिन नहीं। 100 वर्ष में बच गए 100 वर्ष, 100 वर्ष में 5 दिन, यानी 2100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कैलकुलेशन सटीक हो गई आपकी। इसी तरीके से अब देखिए किसी भी शताब्दी यानी 100 वर्ष के अगर टुकड़ों की अगर बात कर जाए तो यहाँ से भी रीजनिंग निकल करके आती है। कभी कभी प्रश्न इस तरह के भी पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती है। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, अब देखिए 5 3 1 0, अर्थात ये हो गया शुक्रवार, ये हो गया बुधवार, ये हो गया सोमवार और ये हो गया रविवार। ये जो दिन है किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन यही 4 दिन हो सकते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। जो बच गए दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये कभी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब ऐसे जो है किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन की बात अगर करते हैं तो जो पहला सोमवार था तो सोमवार था ही था, जहाँ से सोमवार से शुरू हुआ था, तो ये सोमवार, ये प्रथम दिन की बात हो रही है, प्रथम दिन और अंतिम दिन। ठीक, अब ये शुक्रवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, शनिवार, इसका प्रथम दिन। यहाँ पर ये बुधवार है तो इसका प्रथम दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा। ये सोमवार है तो ये मंगलवार हो जाएगा। अर्थात किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन जो है सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ही हो सकते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए दिन है वो कभी भी नहीं हो सकते। अर्थात एक ऐसा दिन है जो कि प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है, वो है सोमवार। सोमवार एक ऐसा दिन है जो कि किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल क्लियर है, यानी होगा या नहीं होगा ये तो गणना करने से आएगा, लेकिन ये हो सकते हैं। इतनी बातें बिल्कुल, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब थोड़ी सी बात हम और भी कर लेते हैं। अब इन्हीं 365 दिन के, जो साधारण वर्ष होता है वह 365 दिन का था, लीप वर्ष 366 दिन का। तो थोड़ा सा एक चीज़ और भी निकाल के देख। अब यहाँ पर अतिरिक्त दिन था 1, हमने 7 से डिवाइड किया था, शेष बच गया था 1 दिन। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन एक समान होता है। सोमवार से शुरू हुआ, संडे को खत्म हुआ, फिर सोमवार शुरू हो गया, 1 दिन। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम टू सेम होता है। अर्थात 1 जनवरी और 31 दिसंबर की तारीखें के दिन जो होते हैं वो सेम होते हैं। ऐसे ही लीप वर्ष का जो अंतिम दिन और प्रथम दिन जो होगा, अंतिम दिन उसका ठीक अगला दिन होगा। अर्थात अगर मान लीजिए कि अगर ये मंगलवार है इसका प्रथम दिन, तो जो है उसका अंतिम दिन जो है वो बुधवार होगा, जबकि अगर यहाँ मंगलवार है तो यहाँ भी मंगलवार होगा। क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से जो चीज़ों को याद रखा जाता है। आप लोग अगर ये याद रख लेंगे तो आप लोगों के लिए आगे काम आएगा। अब ये हो गई कैलकुलेशन। अब हम कैलेंडर से जो है खेलना शुरू करते हैं। कैलेंडर में जो है ये था बिल्कुल एकदम नेचुरल कैलेंडर, यानी बिल्कुल नेचुरल ट्रुथ। अब कैलेंडर की कोई भी तारीख हो, इवन आज से 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, या फिर आज से
10-20 हज़ार साल बाद की भी अगर कोई तारीख अगर आपको दे दी जाए और कह दिया जाए कि फलां तारीख को कौन सा दिन होगा, तो वो निकालना एकदम ईजी है और यह बिल्कुल एब्सोल्यूट आंसर निकल करके आएगा। उसके लिए थोड़ी सी बस यही कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि वो आप एक्चुअल कैलेंडर से ये सारी चीज़ें, आप अपने जन्मदिन के बारे में भी सोच सकते हैं। तो चलिए तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे जो है उन अतिरिक्त दिनों को निकाल करके लेकर के आएंगे और कैसे जो है किसी की भी जो जन्म तारीख अगर आपको मालूम हो तो आप बता देंगे कि तुम फलां दिन पैदा हुए थे। अब मैं लाता हूँ जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, एक बड़ा दिन था, वह दिन था 15 अगस्त 1947। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है, यही आप लोगों को ध्यान करना है। अब 15 अगस्त 1947 तक ये कंप्लीट ईयर्स नहीं है। 1947वां ईयर जो है ये सिर्फ 15 अगस्त तक ही, इसके बाद के दिन इसमें काउंट नहीं है। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अब देखिए पूरे साल हमारे पास कितने हैं, 1946 और 1947वें के 1 जनवरी से 15 अगस्त तक के दिन हमें यही काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद जितने भी अतिरिक्त दिन निकल करके आएंगे उसी अतिरिक्त दिनों से गणना की जाएगी। एक वार चक्कर पे उठा करके जो है वो सारी कैलकुलेशन हम लोग कर डालेंगे। अब क्या करते हैं, 1946 के पहले सारे दिनों की गणना कर लेते हैं। कैसे 1946 में अतिरिक्त दिन निकालेंगे, हमें भाग बार बार नहीं करना है, ना भाग वाली कोई कैलकुलेशन याद करनी है, मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बता दी गई है कि कैसे जो है। अब देखिए हमारे पास हमें पता है कि 400 सालों में कोई अतिरिक्त दिन नहीं होता, तो 400 सालों में, 800 सालों में, 1200 सालों में, 1600 सालों में और 2000 इससे ज़्यादा है, इसका मतलब 1600 तक तो हम ले ही सकते हैं। तो ये आ गए 1600 साल। 1600 साल में अतिरिक्त दिन हो गए कोई नहीं। ये भी मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी 1-2 बार लिख करके करेंगे कि जिससे कि प्रोसेस याद रहे, और उसके बाद ये लिखना आप छोड़ देंगे, सिर्फ आप खाली मन से सोचेंगे और सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद की चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब हमारे पास जो है 300 साल मोटे मोटे फिर से आ जाते हैं। 300 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या अभी मैंने आपको बताई कि कितनी होती है, तो वो होती है 1 दिन। अब 46 साल की बात करें तो 46 साल में अभी मैंने आपको बताया कि 1 साल में 1 दिन तो अतिरिक्त होता ही होता है, तो 46 साल में 46 दिन। लेकिन इन 46 सालों में कुछ लीप ईयर भी होंगे। वो लीप ईयर कितने होंगे, तो लीप ईयर जो है वहाँ से निकाल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 46/4, जितना जितना पूरा भाग चला जाए सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करना है, जो बचा हुआ है उसे छोड़ देना है, यानी पॉइंटों में आंसर नहीं निकालना है। तो इसमें 11 बार भाग जा सकता है, तो ये लीप ईयर वाले हो गए 11 दिन। मैं इसे यहाँ पर लीप ईयर लिख दे रहा हूँ। देखो 11 क्यों लिखे, इसका वाला 1 दिन हमने, क्योंकि 2 दिन होते हैं, मैं अलग अलग काट के करता तो भी वही कैलकुलेशन आती है। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हमने 46 सालों के 46 दिन एक्स्ट्रा तो ले लिए। 1 साल में 1 दिन अतिरिक्त होता है, ये मोटा मोटा पहले याद हो चुका है। तो लीप वर्ष में अब लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में साधारण वर्ष की अपेक्षा 1 दिन और अतिरिक्त होता है। वो हम अब लीप ईयर कितने बैठ रहे हैं, इसमें 11 दिन है, तो 11 लीप ईयर हैं तो 11 दिन और निकाल लिए। बस अब 1946 तक के अतिरिक्त दिन हमारे पास आ गए। अब गणना करनी है हमें 15 अगस्त 1947 तक की। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जनवरी फरवरी में आप सभी लोगों को इतने समय से आप लोग कैलेंडर देखते हुए चले आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है प्रत्येक माह में कितने दिन होते हैं वो आप लोग बड़ी ईजिली तरीके से निकाल लेंगे। बस यहाँ ध्यान रहे कि जिस करंट ईयर के जो हम दिनों की गणना कर रहे हैं जनवरी से लेकर के, अगर वो लीप ईयर है तो वहाँ फरवरी 29 की लेनी है, अन्यथा 28 की लेंगे। अब ये जो है 47th ईयर है, 47th ईयर 47 4 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये लीप ईयर नहीं है, यह एक साधारण वर्ष है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त, बस इन सब का टोटल कर लीजिए, ये आ गया 285। ठीक, 285 को हम लोग 7 से भाग करते हैं, 7 चौक 28, तारा 5, यानी शेष बच गया 5। यही अतिरिक्त दिन है। अब अतिरिक्त दिन शेष यानी 5वां दिन, सप्ताह का 5वां दिन कौन सा, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी शुक्रवार। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उस दिन शुक्रवार था। अब आप किसी भी बड़े इवेंट की घटना
यहाँ से इसमें से निकाल सकते हैं। कोई सी भी तारीख आप सोच लीजिए, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, चाहे हो आपकी कोई तारीख, जैसे कि गांधी जी एक बिग हिस्ट्री है अपने आप में, बहुत बड़ी हस्ती है। अब कह दिया जाए कि गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था। अब देखो यहाँ पर जीके भी आ गई, सभी लोगों को मालूम हुआ कि गांधी जी कब पैदा हुए। अब सिर्फ एक प्रश्न इतना आ गया, इसमें जीके और रीजनिंग दोनों आ गई कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ आप लोग जो है कमेंट में लिख करके बताएंगे। तो वो हो गया 2 अक्टूबर 1869, यही है। मैं गलत तो नहीं हूँ, अगर हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी मानो ही हूँ। 2 अक्टूबर 1869। देखिए अब इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 69 जो है 89 है 69 है, मेरे हिसाब से 69 ही है। तो 69 से जो है अब 69th ईयर जो है 1869, ये ईयर जो है कंप्लीट ईयर नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 ही अक्टूबर तक के दिन है। अब क्या करेंगे, तो यानी हमारे पास 1868 ईयर हैं हमारे पास, इसमें से 1600 के कोई दिन नहीं। फिर 200 का कैलकुलेशन है हमारे पास, 200 में 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। 68 ईयर में 68 दिन होंगे, और इसमें कितने लीप ईयर होंगे, इसे जो है 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 17 दिन आ जाएंगे। यहाँ पर लीप ईयर हो गए। ठीक, अब ये 1868 सालों की कैलकुलेशन हमारे पास आ गई। इतने ही अतिरिक्त दिन होते हैं। हम चाहे तो यहाँ ही भाग करके फिर 2 या 3 दिन, वही 7 दिनों तक कोई भी आंसर निकल के आ सकता है। हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब 2 अक्टूबर तक के दिन फिर से गिन लेते हैं। अब ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल साधारण ईयर है। साधारण ईयर की बात करते हैं तो फिर आ गया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 2 अक्टूबर। टोटल कर लीजिए, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19 और 1 20, 8 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33 का 3 हासिल लगे 3, 3 और 6 9, 1 10, 5 15, 15 15 और 6 21, 21 21 और 6 27 और 3 30, 6 36। 7 से भाग कर दीजिए, 7 एकम 7 पंजे 35, 1 3 यानी 13 को फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7 बच गए 6, अर्थात गांधी जी शनिवार को पैदा हुए थे। इसी तरीके से आप अपना जन्मदिन भी निकाल लीजिए कि आपको सिर्फ तारीख मालूम होनी चाहिए, उस तारीख को कौन सा दिन है। इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये तो हुआ बिल्कुल एकदम नेचुरल, कैलेंडर से जो है निकला हुआ यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जो है डेट्स पे आप किसी भी तारीख को जो है कौन सा दिन होगा ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ से रीजनिंग शुरू होती है। अब होता क्या है कि ये तो हुई कि जब कोई जानकारी ना दी हो, अर्थात हम सारी गणना 1 जनवरी 1 AD से ये सारी गणना कर रहे हैं। इसके बाद जो होती है बीच में गणना दी हुई होती है। बीच में गणना दी हुई होती है, अगर कह दिया कोई तारीख फिर से अगर दे दी जाए तो आप कोई भी तारीख निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि एक दी हुई जानकारी हुई है, तब आप इस मेथड तो कुल मिलाकर के लगभग ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो है कैलेंडर अब ये वाला इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे अब मैं कह दूं कि जो है 1 जनवरी 2002 को था बुधवार। अब ये मैंने अपने आप से सोच करके दे दिया, मैं एग्जामिनर हूं, मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 1 जनवरी 2002 को बुधवार था। तो जो है 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, प्रश्न पूछ लिया जाए तो फिर वही फार्मूला निकाल कर लाएंगे। देखो 1 जनवरी को बुधवार था, 2002 जो है लीप ईयर नहीं है,
इसका मतलब इसका अंतिम दिन भी बुधवार था, तो 1 जनवरी तो इनको कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। हो गया आंसर। कुछ नहीं करना पड़ा आपको, बस एक बार कैलकुलेशन अगर आपने सीख ली तो इसी प्रकार से जो है वो सारे प्रश्न हल किए जाते हैं। ऐसे 1-2 प्रश्न और करके निकाल के लेकर के आते हैं। प्रश्न हल करेंगे तभी जो है निकाल कर लेकर के आएंगे। अब कह दूं कि एक क्वेश्चन जो है, यदि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार था। अब देखो ये जानकारी दी हुई हो गई, अब यहां से रीजनिंग शुरू हो गई। अब यहां लगाएंगे तर्क। अभी तक तो यूनिवर्सल था, अब यहां चलेगा तर्क। शुक्रवार था तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था? यहां है कर दीजिए क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक? या कौन सा दिन होगा, किसी भी तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? देखो दिन आप सीधे सीधे गिनेंगे एक तरफ से ही। किस तरफ से? 1 जनवरी, उल्टी गिनती करना सभी लोगों के लिए कठिन है, हम गिनती सीधी ही करते हैं। सीधी गिनती कीजिए। 1 जनवरी 1 से 1 जनवरी 1910 तक कितने साल हो गए? पूरे पूरे 9 साल और 1 दिन, यही तो कह सकते हैं आप लोग। क्यों जी? 1 जनवरी 1 से पूरा का पूरा 1, 2, हाँ 9 साल और 1 दिन। अब देखिए, यानी 1 जनवरी 1 से लेकर के 1 जनवरी 1901 से लेकर 1910 तक कितने दिन हो गए? पूरे 9 साल। अगर मैं 1 जनवरी से सीधे सीधे, अगर आप देखिए मोटे मोटे काउंट कर लीजिए, 1 जनवरी 1910 से लेकर के 1 जनवरी 1901 से लेकर के 1909 तक की बात कर लिया तो 9 साल पूरे हो गए। 31 दिसंबर 2000 तक, 2009 तक, 1909 तक, तो 9 दिन ये हो गए। 1 दिन ये वाला हो गया 1 जनवरी वाला। इस 9 साल में भी 2 लीप ईयर पड़ेंगे, 2 लीप ईयर आ गए। तो अभी क्या हो जाएगा? ये हो गए 9, 3, 12 दिन। इसे 7 से भाग कर लीजिए। 7 से भाग करेंगे तो शेष बच गया 5। अब 5 दिन देखो, दिए हुए बाद की तारीख और पूछा है उससे पहले की तारीख, तो कैलेंडर क्या करेंगे हम लोग? बैक करके ले जाएंगे। बैक कैसे लेकर जाएंगे? तो वही वार चक्र जो था हमारा, वार चक्र। अब वार चक्र जो शुरू होगा वो शुक्रवार से शुरू होगा। मैं इसे वार चक्र को ऐसे कर लेता हूं। देखिए वार चक्र बना लेना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को 0 कहते हैं। पहला दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार। मैं लिखने के लिए आपको बता रहा हूं। रविवार, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति। शेष कितना बचा हमारा था? 5 दिन आया था। क्यों? तो 5 दिन जब अब यहां से लेकर, यहां से देखो ये सीधा चक्र है। अब यहां से चलेंगे उल्टा, शुरू वहीं से करेंगे शुक्रवार से ही। 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये आ गया सोमवार आंसर। क्लियर है? सीधा होता था, सीधे गिनती करते। अगर मैं यही कह दूं कि अब क्वेश्चन जो है कि 1 जनवरी 1901 को 1901 कर देता हूं इसे, ये शुक्रवार है, तो 1910 को कौन सा दिन होगा?
तो यहाँ से आप अब क्योंकि लंबी कैलकुलेशन हो गई, एक आध साल में होता तो वो तो वहीं के वहीं कर देते, लेकिन इसको जो है हम इस तरीके से हल करेंगे। अतिरिक्त दिन फिर वही आया हमारे पास, कौन से, वही 5 दिन हमने गिने थे, अतिरिक्त दिन हमारे पास 5 आए। तो 5 कहाँ से शुरू करेंगे, शुक्रवार। अब सोमवार से नहीं शुरू करेंगे क्योंकि यह वास्तविक चीज़ नहीं है, ये दी गई जानकारी के आधार पर। तो हमारा वार चक्र शुक्रवार शुरू होगा, 5वां दिन। तो शुक्रवार 5वां दिन कौन सा है, इधर आ गया मंगल, तब आंसर होता मंगल। इतनी बात समझ में आ गई। ये 2 टाइप के प्रश्न हो गए। अब आप लोगों को तीसरे टाइप की बात करते हैं, एक और टाइप का 2-4 प्रश्न करेंगे तो आप लोग जो है इसमें सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अब कह दिया जाए कि जो है एक कोई भी आदमी हो, महेश का जन्म, एक कोई तारीख दे दी जाए, तारीख की अगर बात कर ली जाए 19 नवंबर 1981 को हुआ था, ठीक हुआ था। तो बताइए वह किस तारीख को, वह किस तारीख को 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम लोग करते क्या हैं, अब हम ये तारीख को जो है हम लोग लिखेंगे। अब तारीख का जब जोड़ घटाव करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी एक रीजनिंग है। तो क्या करेंगे, 19 नवंबर 1981, इसके अंदर क्या करना है, उसने ऐड ऑन करना है हमें 15 दिन 3 माह, ठीक, और जो है 24 वर्ष हमें ये ऐड करना है। तो ऐड करते समय अब देखो यहाँ पर ये कितने हो गए, 11 और 3 14 माह, 14 माह तो हो ही नहीं सकते हैं। तब क्या करेंगे, तो 14 माह नहीं हो सकते हैं तो पहले इसमें से क्या आया, ये 14 आया, 14 में से 12 माह इधर ले आए तो ये हो जाएगा 25 वर्ष 2 माह, और ये अभी 34 दिन ही है। मैंने अभी 34 के 34 दिन ही यहाँ पर जोड़ रखे हैं। तो पहले साल को ले आए हम लोग, ठीक। अब देखो ये भी महीने के दिनों से फालतू हो, महीने में 28 से लेकर 31 दिन होते हैं, 28, 29, 30, 31, क्लियर है। तो क्या करेंगे, अब देखो ये कौन सा महीना है, दूसरा महीना, तो यहाँ पे 28 दिन यहाँ से माइनस करेंगे। 28 दिन माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 6 दिन। ये एक महीना यहाँ आ गया तो ये हो जाएगा 3, और ये आ गया 25 नहीं 2005 हो गया, 2005। ये हो गया आपका यहाँ 6 हो जाएगा ना, ये पहले 2005 था, ये 2006। ठीक, क्या निकल कर के आ गई तारीख, 6 मार्च 2006 को जो है वह 24 साल 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। ये जोड़ घटाव का खेल है। अभी कैलेंडर में
यहाँ कैलकुलेशन सिर्फ जोड़ घटाव की थी। अब जोड़ते घटावते अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन जो होता जो है, मैं इसे कर देता हूँ 25 नवंबर और ये हो गया 1989 कर दिया मैंने। देखो थोड़ा सा गेम को चेंज कर दिया। तो वह किस तारीख को 15 साल, अब मैं कैलकुलेशन भी बदल दे रहा हूँ यहाँ पर, 15 साल 1 माह और यहाँ पर 7 दिन कर दिया मैंने, 7 दिन का हो जाएगा। फिर से कैलकुलेशन है, अब ये मिटा देता हूँ मैं। तो क्या करेंगे अब आप लोग, तारीख क्या लिखी है आपने, 25 नवंबर 25/11/1989 ये तारीख लिख दी। उसने कहा कि 15 वर्ष 1 साल और 7 दिन, यहाँ हमने जोड़ दिया 7, ये हो गया 1 माह। ठीक, अब यहाँ आ जाइए 15 वर्ष, तो क्या हो जाएगा अब टोटल, यहाँ तो आ गया 32 दिन, ये आ गया 12, ठीक, और ये हो गया आपका 2004। ठीक है। अब देखिए ये कौन सा, ये अब देखिए 12 महीने ही होते हैं, तो 12 के 12 महीने ही पूरे हैं, तो 12वां महीना 31 दिन का होता है बिल्कुल। अब यहाँ कैलकुलेशन कैसे करनी है ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर यहाँ पर 12 से ज़्यादा आ गया तो पहले इसे ही इसका 1 ईयर इधर ले आएंगे। अगर अब यहाँ 12 तक ही है तो अभी हम इधर नहीं ले गए, अब हमने कैलकुलेशन यहाँ से शुरू करी। प्रश्न ये दूसरा कराने का मतलब ही यही था। अब हमारे पास इसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन, 31 दिन यहाँ से घटा लिए तो क्या बचा यहाँ पर 1 दिन, ये 1 माह यहाँ आ गया तो ये हो गया 13 दिन, 13 यानी 13 तो हो ही नहीं सकते, तो 13 से फिर 1 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ रह गया 1 और ये हो जाएगा 1, इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो ये हो गया 2005। यानी 1 जनवरी 2005 को वह 15 साल 1 माह 7 दिन का हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसी प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। यहाँ पर यही सब चीज़ें सीखने की है। जरा से मिस्टेक हुई, यहाँ 1 की जगह 2 जनवरी आ जाएगा, आप 30 दिन घटा दीजिए, क्योंकि बेसिकली जो है 30 दिन का कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, वहाँ अगर हम 31 दिन घटा देते तो 28 दिन वाला फर्क आ जाता। तो ये तारीखों का कैलेंडर इसी तरीके से प्रश्न को हल किया जाता है। एक टाइप का प्रश्न आप लोगों के पेपरों में और भी देखा है मैंने, लोक सेवा आयोग से चाहे वो पेपर हो रहा हो या SSC SSC से जो पेपर होते हैं, या फिर किसी अन्य स्टेट के एग्जाम में भी जो है इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। बड़े छोटे का प्रश्न भी आ गया यहाँ पर। कभी होता है ना 2 भाई बहनों के बीच में जो है इतने दिन जो है वो, या 2 दोस्तों के बीच में, यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो राम का जन्म किस दिन हुआ। राम का जन्म किस दिन हुआ, प्रश्न भी है। देखिए वैसे राम का जन्म सभी के बारे में जानते हैं कि जो है भगवान राम का जन्म जो है रामनवमी के दिन हुआ था। जो चैत्र माह की नवमी होती है वही रामनवमी कहलाती है। तो यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो है हमें प्रश्न हल करना है। 178 दिन की कहानी शुरू करी है, तो क्या करना है हमें,
अर्थात 178 दिन का कैलकुलेशन है इसमें। 178 दिन को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। अब नहीं, अब सप्ताह के 7 दिनों का खेल आ गया, किस दिन हुआ था तो वो दिन निकालना है हमें। 178 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, शेष बचा 3, 8, 7 पंजे 35, शेष बच गया 3। अब देखो 3 दिन अतिरिक्त आ गए, 3 दिन अतिरिक्त आ गए। अब ये बताओ कि जो है क्या नाम है, राम रमेश से बड़ा है, राम बड़ा है, तो यानी हमें पीछे की तारीख पे जाना है, तो 3 दिन हमें बैक जाना होगा। कहाँ से? मंगलवार। मंगलवार में से 3 दिन घटा देंगे। देखिए अब यहाँ पर मंगलवार में से 3 दिन घटाने हैं, तब मंगल वहीं का वहीं रहेगा। 3 दिन घटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? सोम। इधर जा रहे हैं हम लोग, इधर नहीं जा रहे हैं। सोम, रवि और शनिवार, यहाँ शुक्रवार होगा। अब हम बैक जा रहे हैं, 3 दिन पीछे जाना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, 2, 3। देखो यहाँ पे मैंने मंगल को छोड़ दिया। अगर मैं वो राम वाला दिन भी लेता तब हमारे पास, तब हम वहीं से शुरू करते, क्योंकि हमने यहाँ ऐड ऑन वो चीज़ नहीं करी। सिर्फ उसने कहा इतने दिन बड़ा है, तो उस दिन को हमने छोड़ दिया है, तो वहाँ से बड़े लिया तो हमने इसे छोड़ दिया। मंगल को हमने छोड़ दिया, मंगल से आगे काउंट किया, तो यहाँ आ गया शनिवार। तीसरा दिन बैक का आगे आए, तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। इन प्रश्नों को इसी प्रकार से लेते। देखिए रात में रिकॉर्डिंग चल रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन ठीक है, कुत्तों से आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होना है। आप लोगों को प्रश्नों को हल करना है, और मुझे लगता है कि आप लोग इन सब चीज़ों से सीख गए होंगे और सीख भी जाएंगे। और अब आपका कभी भी कैलेंडर का कोई प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ऐसे ही बड़े छोटे के प्रश्न तमाम प्रकार के पूछे जाते हैं। अब कुछ जो है ना, वो हम लोग घरेलू कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करते हैं, उस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं पेपरों में। थोड़ी सी रीजनिंग लगानी पड़ती है। रीजनिंग लगाते समय क्या करते हैं, जैसे वो क्या होता है, 1 माह की तारीख के अंदर ही सारा गेम पूछ लिया जाता है। 1 प्रश्न 2 प्रश्न करके देखेंगे तो आपको वो टाइप भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब एक प्रश्न लिखता हूं। यदि नवंबर की पहली तारीख, नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो 25 नवंबर, ये इजी क्वेश्चन है। 1 तारीख को सोमवार यानी मंडे, तो फिर 7, 8 तारीख को मंडे, फिर 15 को मंडे, फिर 22 को मंडे, 23, 24, 25 लिख लीजिए। एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। कैलेंडर और घड़ी वो चीज़ होती है जहाँ ओवर कॉन्फिडेंट होना ही नहीं चाहिए, आपको लिख लेना चाहिए। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। कोई दिक्कत यहाँ पे? एक प्रश्न और लिखता हूँ, वहाँ थोड़ी सी आप लोगों को रीजनिंग लगानी होती है। वो रीजनिंग लगाता हूँ, कैसे लगेगी ये आप लोगों को देख लीजिए। करते क्या है, अब वो कहा यदि किसी महीने, यदि किसी माह के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तो उस माह
का चौथा बुधवार कितनी तारीख को होगा? प्रश्न यही है, या चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। अब आपको तारीख निकालनी है। ठीक, अब देखो 17 को शनिवार है। अब जनरली तौर पे क्या करेंगे आप, 17 को शनिवार था तीसरा, तो यहाँ हो गया 18, 19, 20, 21, ये आ गया जी बुधवार। शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध। बट ये आंसर गलत है, बिल्कुल गलत। कैसे? ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जब इस तरह की कंडीशन दी हुई हो तो हम करते क्या है, हम अपने कैलेंडर को बैक लेके जाते हैं, यानी उस तारीख के उस माह के 1 तारीख के कैलेंडर पे आ जाते हैं। 17 को शनिवार था तो फिर 10 को होगा, फिर जो है 3 तारीख को होगा, यहाँ भी शनिवार है, तो इसका मतलब ये है कि 2 और 1 तारीख को क्या था यहाँ पे, बृहस्पतिवार हो गया, बुधवार तो आया ही नहीं। तब पहला बुधवार कब आएगा? पहला बुधवार आएगा 7 तारीख को, तो दूसरा 14 को, तीसरा 21 को, और चौथा 28 को। बस जल्दी में यही मिस्टेक होती है, और जो आपने 21 निकाला था वो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। लुट जाती, आपकी लुटिया डूब जाती वहीं पे। तो इस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। अब देखो जो है, 1-2 चीज़ें और भी ध्यान करने की है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए उलझन पैदा कर देती हैं एग्जाम में, उस उलझन को भी मैं यहीं पे दूर कर देता हूँ। ये पूरी रीजनिंग में काम आता है। अब इस कैलेंडर में कैसे काम आएगा, अगर कोई एक फला तारीख से कह दिया जाए, ए से, एक तारीख है ये, 5वां दिन, ए से 5वां दिन, ए से 5वां दिन का मतलब है उसमें ए भी शामिल है। फला तारीख से 5वां दिन, तो से का मतलब वहां से 5वां दिन की बात हो रही है, यानी ये हो जाएगा A+4, यानी इसके आगे चौथा दिन। ठीक, अब कह दूं मैं ए से 5 दिन बाद, ए से 5 दिन बाद का मतलब हो जाएगा छठा दिन, यानी A+5। ए के बाद 5, यानी वहां से जहां से शुरू करेंगे वहां से छठा दिन। ठीक है, एक के 5 दिन बाद, एक के 5 दिन बाद, एक के 5 दिन बाद का मतलब है A+6। एक के, यानी ए को भी छोड़ दिया, उसके 5 दिन बाद। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको, ये सब चीज़ ध्यान रखनी है, रटना नहीं है। ये चीज़ें, ये आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर रहना चाहिए। ऐसे ए से 5 दिन पहले, इसका मतलब हो जाएगा A-5। अब देख लो, यही सब कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे यही आप लोगों को एग्ज़ाम में अन्य लोगों से आगे करती है। ये चीज़ें जो है, एक कह सकते हैं कि ये आज आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट टॉपिक था। इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश अब बची नहीं है। जो है क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। इस चैप्टर में मेरे से भी कुछ छूटा नहीं है। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाए तो आप लोग मेरे से क्वेरी कीजिए, कमेंट लिखिए। कमेंट लिखने के बाद जो है आप लोग मेरे से क्वेरी कीजिए। जो है या फिर अगर आप लोग हरिद्वार जैसी जगह में रहते हो तो मेरी अपनी एक, जहाँ मैं कोचिंग में पढ़ाता रहा हूँ पिछले कई सालों से,
वहाँ आकर के भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कोचिंग का नाम है कौटिल्य एकेडमी, जो है वो सुभाष नगर हरिद्वार में अवस्थित है। बाकी आप लोगों को मेरा फ़ोन नंबर मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार लिख देता हूँ 9412025388। इस पर जो है आप लोग व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री है ये सारी सुविधा। हाँ, अगर ये टॉपिक आप लोगों को मैं ठीक से समझा पाया हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सीधे साधे लोग हैं, उन्हें मूर्ख बनाने वाले लोग भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए हैं। कोचिंग इसी प्रकार का एक बिजनेस है। मैं कोचिंग का बिजनेस नहीं करता हूँ। मैं पहले भी जो है पिछले 22 सालों से 23 सालों से लगातार पढ़ाता रहा हूँ। अपनी ईमानदारी के कारण ही जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाया हूँ। 20-22 बच्चों 50 बच्चों को लगातार कभी कभी पढ़ाया है। मैंने देखा है कि कैसे जो है बच्चे ईमानदारी से रहता हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ। आपके अंदर कोई कमी होती है तो आप लोगों को डांटता भी हूँ, क्योंकि सभी आप लोग मेरे बच्चे हैं। मैं उन लोगों को डांटता हूँ। यही कारण है कि कुछ लोग तो छुप धो करके भाग जाते हैं। मैं आप लोगों से वर्क कराना चाहता हूँ तो छुप धो के भाग जाते हैं। अरे जब आप नहीं पढ़ोगे, आपके पढ़ने से ही होगा, मेरे पढ़ाने से या किसी कोचिंग में जाने मात्र से आप सफल हो जाएंगे, तो ये जो है भूल में आप लोग ना रहिए। किसी कोचिंग में जाने से कभी भी कोई भी आदमी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। मैंने ज़्यादातर कोचिंगों में देखा है, ज़्यादातर कोचिंगों में होता क्या है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बच्चों को बिठा करके रखते हैं और एक किताब से ले करके उनको लिखवाते रहते हैं। वो किताब मार्केट में भी उपलब्ध है। जब मुझे किताब से लिखना ही है तो मैं किताब खरीद करके मैं 150-200 रुपये किताब से भी लिख सकता हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ जो है, तो फिर मैं आपके यहाँ करने गया हूँ। मेरे पास आप सीखने आए हैं। कोचिंग सिर्फ आपको रेगुलर करती है, मैं आपको रेगुलर करता हूँ, मैं आपके मेंटर करता हूँ। बस आपकी कमियों को ढूंढता हूँ कि आपकी कमियाँ क्या हैं। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो अच्छे लगे तो एक बार पुनः कहूँगा कि जो है लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्र साथियों तक भी इसे ज़रूर लेकर के जाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे इस राज्य के जो कंपटीटर है वो बहुत ही अबोध बालक है और बहुत ही सीधे साधे लोग हैं और उन सब लोगों को जो है लूटा जा रहा है। मैं आपको चाहता हूं कि आप लूटें नहीं, घर में बैठ के तैयारी कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कभी नहीं जीत सकते हैं। बाकी जीतने का जज्बा भी होना चाहिए। हौसला नहीं रहेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक, एक बार फिर कहता हूँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओके, टेक केयर।